चलिए भाई, तो ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, मीनिंग। तो अगर कोई फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि ग्राफ से समझो, यहाँ पर ये कोई है ना कर्व है, इस तरीके से इंक्रीज कर रही है ये। फिर ये कांस्टेंट आया, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट आया, फिर इंक्रीज हुआ। मतलब ये देखो, कांस्टेंट इंक्रीज कर, मतलब इंक्रीज कर रहा है। भले से यहाँ पे कांस्टेंट आया, फिर से इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर से इंक्रीज, तो ओवरऑल तो इंक्रीज ही कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? वर्धमान। ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? ये क्या कर रहा है? इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंक्रीज ही कर रहा है ये। ठीक है नहीं? चलिए, हिंदी में इसको बोलेंगे वर्धमान। जल्दी बैठ। समझ में आया ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं, जैसे कि इधर ये देखिए जरा इधर, ये कोई देखो एकदम इंक्रीज हुआ, एकदम सीधा जा रहा है ना ग्राफ, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। क्लियर है? अरे इतनी बात समझ में आई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या निरंतर वर्धमान। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली, साफ साफ नजर आ रहा है। ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा, फिर से इंक्रीज हुआ, तो इसको नॉर्मल इंक्रीजिंग बोलेंगे हम। इंक्रीज तो हो रहा है बट रुक रुक के इंक्रीज हो रहा है ना? पहले कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। नमस्ते, स्टूल दो इन्हें। क्लियर होती है बात? और इसको अगर हिंदी में लिखें तो निरंतर निरंतर वर्धमान। हम्म, निरंतर वर्धमान। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है नहीं? इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, तो ये खाली नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है। जो लगातार बढ़ता जाए उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आती है बात? अब ये डायग्राम आप चाहो तो ये डायग्राम आपको कर्व की शेप में मिल सकते हैं। ये तो लाइन की शेप में दिखा दिया हमने। कर्व मतलब इन्हीं डायग्राम को आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे ये कोई कर्व है, तो ये कैसी जा रही है देखो, ऊपर इंक्रीज करते हुए जा रही है, नहीं कर्व? समझ में आ रही है? तो ये क्या दिखा, ऐसे भी दिखा सकते हैं कर्व को, इंक्रीज। अरे क्लियर है? चलिए नोट करो इसको। अभी इंक्रीज बताया, अभी वो रह गया डिक्रीजिंग। इसको नोट करो पहले। ये वाला डायग्राम है ना, इसके साथ बनाना आप। ये वाला जो डायग्राम है कर्व वाला, को यहाँ लिख लेना। इस वाले डायग्राम को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे? इस कर्व की शेप में स्ट्रिक्टली बढ़ता हुआ जा रहा है एकदम।
तो इंक्रीजिंग को ऐसे भी शो कर देते हैं, ठीक है। हो गया भाई, अरे हो गया ही। अब आते हैं भाई, हमारा नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, जैसे इंक्रीजिंग में ऊपर जाता है, डिक्रीजिंग में नीचे आता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, जैसे डिक्रीजिंग होता है ना, सेकंड देखे जरा, थर्ड देखो, थर्ड। डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, हार्स मान या फलन, हार्स हार्स मान फलन। देखिए जरा, ये डिक्रीज कैसे करेगा, जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा था ना, ऐसे डिक्रीज होगा। कैसे, ये आए, फिर ये गया, फिर इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। कौन, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, इस तरीके से चल रहा है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे वैल्यू सेम रही होगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेंज हो गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी कुछ देर सेम रही होगी, फिर थोड़ा बाद फिर चेंज हो गई, तो ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीज ही हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर हर्ष मान, ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब कि जैसे कि डायरेक्ट एक एक बार में गिर जाए ग्राफ, जैसे यहां से आया सीधा गया नीचे, डिक्रीज हो गया एकदम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतना क्लियर है। चलिए, अब कुछ चीजें और देखिए जरा, जैसे कि ये हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो भी टाइम है उस टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि भी इस टाइम पे ये ग्राफ इतना डिक्रीज रहा। तो रिस्पेक्ट किसका चल रहा है, टाइम का, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं हम, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, अब ये बताइए कि जैसे कि कुछ मैं फंक्शन बना रहा हूं, आप वो कुछ कर्व बना रहा हूं, आप बताओ क्या होगा ये फिफ्थ नंबर कि, जैसे कि सपोज करो ये कोई कर्व है तरीके से, जानते हो आप ये किसका है, क्यों भाई, साइन का ग्राफ, कॉस का समझ लो, cos 0 1 होता है, 1 से साइन 0 0 होता है, ऐसे तरीके से है। तो ये भी एक कर्व है, तो ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, बताओ, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इसका इसका पॉइंट देखो, ये पॉइंट था, ऊपर से कहा आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया। ऐसे ये पॉइंट था, ऊपर से कहा आ गया नीचे। ये पॉइंट था, जहां पे था वहीं पे फिर से आ गया। तो ना तो ये डिक्रीजिंग है, ना ये इंक्रीजिंग है, ना इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, ना इसको हम डिक्रीज बोलेंगे। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, नॉर डिक्रीजिंग। बात क्लियर हुई ना, तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, सिंबल कोई बता दो, डिक्रीजिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। शॉर्ट में लिख दिया हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सिंपल है इतना, इतनी बात क्लियर है।
अब देखो ये कर्व किसमें इंक्लूड की जाएगी, फिर ना ये डिक्रीजिंग है ना ये इंक्रीजिंग है। ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग का मतलब होता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, इंग्लिश में बोले तो, ठीक है ना। इसी बात को अभी और भी कर्व है ऐसे, जैसे कि ये बना दूं मैंने, ये था इसका ये देखो, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। यहां से आया वापस यहीं पे आके रुक गया ये, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्या, यही क्या, अरे समझ में आती बात नहीं। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, ना ही हर्षमान है ना ही वर्धमान है, सिंपल है। और देखो डिक्रीजिंग, ये जो दिखा है डिक्रीजिंग, इसको अगर कर्व की शेप में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा भाई, ऐसे तो जाएगा, डिक्रीज करता हुआ कर्व में, स्ट्रेट लाइन में दिखाया है ये तो मैंने, कर्व में ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, करिए नोट इसको। चलो अब एग्जांपल करते हैं। इसी को चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, नीचे है ना, ऐसे ही बन सकता है ये, तो ये भी इसी कैटेगरी में आ गया। ये ऊपर बने तो भी, नीचे बने तो भी, बात तो वही है। और टाइम के रेस्पेक्ट में बातें चल रही है सारी, टाइम के रेस्पेक्ट में। चलो क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स तैयार करते हैं। एग्जाम्पल 7 देखो, शो करना है, शो दैट द गिवन फंक्शन 7x-3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर में हमें इंक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, आपकी बुक में, नई वाली बुक किस पे है, दिखाओ जरा मुझे, ये पकड़ो, ये चीता मकोड़ा क्या क्या है, ये की बुक है बताना। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, आपको बताना है ये 7x बराबर 7x-3, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ये शो करना है आपको, शो क्या करना है, शो दैट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कितना क्लियर हुआ, वो कहाँ रख दिया मैंने रफ करने वाला। देखो बेटा समझो ध्यान से इसको, क्या शो करना है हमने, ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग, मैंने सिंबल बताया था इंक्रीजिंग का, तो इसको शो करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। तो दो स्टेप ध्यान रखने हैं, पहला स्टेप ये कि जो भी फंक्शन है उसको लिख लो आप, ठीक है, उसका कर दो डिफरेंशिएट, जो भी फंक्शन है वो लिख लो और उसको कर दो आप डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स। और अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है तो इंक्रीजिंग, और वैल्यू अगर जीरो से छोटी है तो डिक्रीजिंग, बस इतना सा काम करना है, सिंपल। तो डिफरेंशिएट करें इसका और चेक करो इंक्रीज है या डिक्रीजिंग है, तो करो डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स, 7 एक्स का 1 हो गया माइनस जीरो, तो एफ डैश एक्स वैल्यू कैसे आई 7, 7 जीरो से क्या है, बड़ा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, तो लिख दो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। है कुछ इसमें बताओ जरा, खत्म क्वेश्चन, अरे सही है,
वैल्यू पॉजिटिव आ गई डेरिवेटिव की तो इंक्रीजिंग, और निगेटिव आ गई तो डिक्रीजिंग। इतना सा काम करना। ये तो आ रहे होंगे समझ में। लिख लिया, हो गया। ये आर में पूछ रहे हैं, ये जो फंक्शन है ना वो किस में इंक्रीजिंग है, आर में। ऑन आर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी आप लिख देना, ठीक है। ऑन आर, आर में इंक्रीजिंग है। आर मतलब कोई भी नंबर लो आप, रियल नंबर, उसके लिए बात समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ये तो समझ में आ गया सबके, सही है भैया। अब सपोज करो यहाँ पे तो नंबर आया, तो तुम्हें पता चल गया। अब मान लो एक्स में टर्म आ जाए तो कैसे पता चलेगा, एक्स वगैरह में आ जाए तो कैसे पता चलेगा। तो अगला क्वेश्चन वही ले रहे, अगर एक्स वगैरह आ जाए तो कैसे पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है एफ एक्स की वैल्यू, अब मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये आ गई, तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये। जैसे ये एक्स स्क्वायर था, मैंने डिफरेंशियल कर दिया और 2x आ गया, तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। एक्स के बारे में पता करना पड़ेगा, बताओ। एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, एक्स अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। और अगर मैंने अब स्क्वायर लगा दिया एक्स पे, सपोज करो ये एक्स क्यूब था, तो अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब तो अगर निगेटिव भी होगी एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 तो है ही पॉजिटिव, तो कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग है। जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी जो भी आएगी, क्योंकि स्क्वायर लग गया ना। स्क्वायर से मुझे आइडिया लग गया कि स्क्वायर है तो इसका मतलब निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो हो गई वो पॉजिटिव हो गई, मतलब जीरो से बड़ी हो गई। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 8। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x कोमा एक्स बिलोंग टू आर पर वर्धमान फलन। वर्तमान फलन है, ये क्वेश्चन है भैया आपका। इस क्वेश्चन को करने के लिए वर्तमान का मतलब समझते हैं ना, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। हर्षमान का मतलब डिक्रीजिंग। तो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये फंक्शन जो है वो x बराबर r के लिए, ये x की वैल्यू r मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, रियल नंबर, ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये बात बतानी है आपको। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको लिख के उसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल। अगर वो जीरो से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, और जीरो से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग, सिंपल है। तो चलिए इसको हमने लिखा, करो जरा इसको डिफरेंशिएट। फंक्शन लिख लो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 4x, यही तो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ऐसा ही लिखा है मैंने, चेक कर लिया। करो जरा इसका डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया, 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब मैं इस, ये जो x है ना, इसके वजह से बता नहीं सकता,
एक्स निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बोलो, अगर ये एक्स निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो है ही पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब जीरो से बड़ी हुई, इंक्रीजिंग हो गई। तो अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि एक्स के बारे में नहीं पता। तो इसको सॉल्व कर लो, और जितना हो सकता है सॉल्व। तो क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। तीन तरीके से फैक्टर होते हैं। एक तो मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो तो फैक्टर कर लो। दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य रूल, दूसरा तो ये फॉर्मूला होता है फैक्टर करने को। तीसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो तीन तरीके से इसके फैक्टर कर सकते हैं हम। देखो क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मतलब कि 4 या 12 हो जाएगा, और गुणा करके आ जाए 12 और जोड़ के आ जाए 6, कभी आ सकता है, और जोड़ के 6 नहीं आएगा, तो उससे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, बचा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो या तो उससे कर लो क्वाड्रेटिक से, या फिर एक मेथड होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मतलब कि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मुझे नीड भी है स्क्वायर की। स्क्वायर से क्वांटिटी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो वो मेथड शायद आपको नहीं पता हो, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे किसी भी टर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर में बदलते हैं। कोई भी इक्वेशन है उसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं समझा रहा हूं यहाँ। समझ में आई? जैसे इक्वेशन है, मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। वो भी कैसा 1, पॉजिटिव 1। पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप करते करते पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या 3 है, 1 है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 कॉमन ले लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो करो, 3 ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। इतना समझ में आ गया। अब इसका कॉफिशेंट 1 हो गया, तो मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सही है। दूसरे स्टेप में हमें देखना होता है कि 2ab है या हमारे पास या नहीं। 2ab का मतलब जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये फॉर्मूला बनेगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि बन कहां रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर तो हैगा मेरे पास, 2ab भी हैगा मेरे पास, मतलब ए स्क्वायर ये हैगा, 2 भी हैगा मेरे पास। अब ए नहीं है मेरे पास, ए वो ए स्क्वायर तो बी नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है, बी। तो बी कैसे लिखेंगे, देखो मॉड एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, माइनस के 2x ऐसे लिखो। किसकी कमी है हमारे पास, बी की। तो बी निकालते कैसे हैं, वो दूसरे स्टेप में लिखो। दूसरे स्टेप में बी कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान दो, एक्स का कोफिशिएंट, किसका, एक्स का कोफिशिएंट, जो भी एक्स है उसका कोफिशिएंट लोगे यहाँ पे ऊपर, और नीचे किससे कर दोगे, डिवाइड 2 से। यहाँ पे लोगे एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, और बाहर इस पे होल स्क्वायर, अंदर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह। फिर से समझो, हमने सबसे पहले क्या देखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं था, 3 था, तो मैंने 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1 बन गया, जो बचा उसको लिख दिया। फिर पहला स्टेप समझ में आता है। दूसरा स्टेप, ए स्क्वायर है मेरे पास, बी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, बाहर प्लस माइनस का चिन्ह। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -2, तो फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर से प्लस हो जाएगा वो, और डिवाइड में 2, और पूरे पे स्क्वायर, बाहर प्लस माइनस का चिन्ह, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर आ गया। सिंपल इतना, यही एक बार जोड़ना है, यही एक बार घटाना है, तुम्हारा होल स्क्वायर बनके तैयार हो जाएगा। चलो देखो, एक बार तो मैंने जोड़ दिया 1 को, और एक बार घटा दिया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और जो बचा उसको ऐसे लिख दो, क्या बचा, 4/3 ऐसे आ गया। सिंपल इतना। चलिए, अब तीसरा स्टेप, या तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला बनेगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला बनेगा। तो देख के बताओ कौन सा बन रहा है, माइनस वाला बन रहा है या प्लस वाला बन रहा है। तो चेक करते हैं,
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस का चिन्ह होता तो प्लस वाला फॉर्मूला। टू ए बी को, ये माइनस कहां, ये प्लस माइनस कैसे लगा रहा हूं, टू ए बी को देख के तो लगा रहा हूं, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, टू ए बी पे इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। तो इसके अंदर देखो टू ए बी कौन सा है, तो टू ए बी तो यही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी, यही तो है टू ए बी। ए भी है यहाँ पे, ए एक्स है और बी वन है जो दिख नहीं रहा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, और टू आता ही है फॉर्मूले में, और बी क्या है वन, तो वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वन से मल्टीप्लाई कर दी टू की टू ही हो गया, सिंपल है इतना। तो यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका फॉर्मूला बना, एफ डैश एक्स थ्री, बताओ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, आती है इतनी बात समझ में। और ये क्या है भैया, प्लस फोर अपॉन, इतना क्लियर। अब ये जो थ्री है इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया भैया जी, अच्छा माइनस के वन रह गया, माइनस के वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस फोर अपॉन थ्री, एलसीएम लो इसका, कितना आएगा, सॉल्व करो, प्लस के वन अपॉन थ्री तो आएगा, चेक कर लो, थ्री माइनस के हो गया और प्लस के फोर घटाओगे तो प्लस के वन बचेगा। अब देखो एफ डैश एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस थ्री के अंदर मल्टीप्लाई करो, थ्री से थ्री कट जाएगा, वन बचेगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है या नहीं, होल स्क्वायर आ रहा है, कोई भी निगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होल स्क्वायर की वजह से। वन कैसा है पॉजिटिव, थ्री कैसा है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़ी है। तो इंक्रीजिंग हो गया डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यहां पे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा था, अब तो होल स्क्वायर आ गया ना एक्स के अंदर, तो होल स्क्वायर का मतलब सिंपल सी बात है पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुई बात, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। हो गई बात क्लियर। और होल स्क्वायर कहते हैं कैसे बनाते हैं, ये तीन स्टेप है उसके, चलो यहाँ पे लिख देना बेटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स कोमा एक्स माइनस थ्री विल बी पॉजिटिव, थ्री एक्स माइनस वन स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो ये तो है ही पॉजिटिव, तो अगर थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी टर्म तो पूरी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और वन भी कैसा है पॉजिटिव, तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो हमने यही तो लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ओवरऑल जो आंसर आएगा इसका वो कैसा आएगा पॉजिटिव। इसको शॉर्ट में पॉजिटिव को हम ऐसे लिख देते हैं बी और ई बना देते हैं, ठीक है, या पूरा पॉजिटिव लिख दो आप। तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसमें थ्री से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, थ्री लिखा है तो मैंने लिख दिया थ्री, ये भी क्या होगी ऑल्सो पॉजिटिव। और वन क्या है, वन वन
जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है, तो यहां पे लिख दो +1 इज ऑल्सो पॉजिटिव देन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है भैया, आती है बात समझ में? चलो, हेलो हेलो। चलो चलो। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो तुम जरा, करना बैठ के।